हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कफन कहानी प्रेमचंद की एक श्रेष्ठतम कहानी है। यह वातावरण प्रधान और सामाजिक कहानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण करना इस कहानी के लेखक का ध्येय बन गया है। यह कहानी अत्यंत सुगठित एवं सुव्यवस्थित है और इसमें केवल एक संवेदना का सूत्र ही संपूर्ण कथानक की सृष्टि में प्रयुक्त हुआ है। इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण जो सर्वहारा वर्ग है, यानी कि सब तरफ से हारा हुआ गरीब वर्ग है, वो कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वह अपनी मृतक पुत्र वधू और पत्नी के कफन के लिए एकत्र चंदे के धन को खर्च करके उसको व्यय कर देते हैं, अपनी शराब पीने में उसको खत्म कर देते हैं और अंत में अपने इसी बुरे कर्म को इसका समर्थन करते हैं और समाज के रीति रिवाज को कोसते हुए कहते हैं कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए, जबकि कफन तो लाश के साथ जलकर राख हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी की कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, कफन कहानी की समीक्षा। सबसे पहले हमें जानना होगा इस कहानी का क्या सारांश है। कफन कहानी के कथानक का आरंभ दोस्तों होता है घीसू और माघव की दीनहीन एवं कारुणिक समस्या से, और इसके पश्चात परिचय और घटना की तैयारी होती है इसमें, जिसमें कहानीकार यह दिखाता है कि माघव की पत्नी के बच्चा होने वाला है और वह प्रसव वेदना से छटपटा रही है और झोपड़े के द्वार पर अलाव के सामने घीसू और माघव दोनों बाप बेटे चुपचाप बैठे हुए हैं और यह इंतजार कर रहे हैं कि कब वह मरे और घर में उसके चिल्लाने से शांति हो। इसके बाद क्या होता है, कथानक में उत्तेजक घटना आती है और फिर अंत में जो माघव की स्त्री है वह मर जाती है। पहले तो दोनों छाती पीट पीट कर हाय हाय करते हैं और फिर क्या करते हैं, संस्कार के लिए लकड़ी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और इसके अनंतर कथानक में घात प्रतिघात का संघर्ष दिखाया गया है कि किस तरह बाप बेटे कफन खरीदने के लिए दुकानों पर जाते हैं और हर दुकान पर जाकर कुछ ना खरीद कर कई दुकानों के चक्कर लगाते हैं और अंत में शाम हो जाती है। अब कथानक जो है वो चरम सीमा तक आता है। जब बाप बेटे, क्या है चरम सीमा दोस्तों? इसमें चरम सीमा है कि जब बाप बेटे अनायास किसी दैवी प्रेरणा से शराब खाने के सामने जा पहुंचते हैं और जो कफन के इकट्ठे किए हुए चंदे के पैसे थे उससे तली हुई मछलियां आदि खाकर पेट भरकर शराब पीते हैं और फिर क्या होता है, अंत में नशे में बेसुध होकर वहीं गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कहानी में ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता और बेकारी का प्रेमचंद ने सफल चित्रण किया है। अब हम जानते हैं घीसू और माघव के चरित्र चित्रण को। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, ये दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं और दोनों ही आराम पसंद, कामचोर और बदनाम हैं। कोई भी उन्हें काम पर नहीं बुलाता। क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि वे आधा घंटे काम करते हैं और 1 घंटा चिलम पीते हैं और एक दिन काम करते हैं तो फिर उनको 2-3 दिन आराम चाहिए। और लास्ट में जब उनके घर में फाके पड़ने की नौबत आ जाती है तो एक तो पेड़ से लकड़ियां तोड़ता है और दूसरा उसे बाजार में बेचकर अपनी पेट भरने का जुगाड़ करते हैं। अपनी हरामखोरी प्रवृत्तियों के कारण ये मजदूरी नहीं कर पाते। आर्थिक विपन्नता ने दोनों को बिल्कुल निर्दयी, कठोर एवं हृदयहीन बना दिया है। इतना हृदयहीन बना दिया कि जब घर में उनकी जो बहू थी, जो बीवी थी, बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प का प्राण छोड़ देती है और वे दोनों उस समय पर भी अलाव के आगे बैठे हुए चोरी के भुने हुए आलूओं को खाने में मग्न रहते हैं और उसकी चीख सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें उसकी चीख नहीं सुनाई देती है।
उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन उसके पास कोई जाता भी नहीं है और अंत में उसकी निर्मम बड़ी ही मतलब मार्मिक मौत हो जाती है। इस प्रकार इसको दारुण दशा, विपन्नता एवं अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दहला देती है। जिस प्रकार की मौत बुधिया को मिली थी प्रसव वेदना से चिल्ला चिल्ला कर, अंत में वह मर जाती है और दोनों बाप बेटे अपने खाने पीने में, अलाव सेकने में मग्न रहते हैं और इस समाज की विषम आर्थिक संरचना पर आम आदमी को सोचने के लिए बाध्य कर देती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कफन कहानी के कथोपकथन को जानते हैं। प्रेमचंद ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन बहुत ही मार्मिक एवं कलात्मक ढंग से किया है। ये संवाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। उन्होंने अपने पात्रों के मनोभावों का चित्रण नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तर पर किया है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि कौन से पात्र किस परिस्थिति में कैसे मनोभावों को व्यक्त करता है। और इसी विशेषता को बताते हुए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कहानी में से। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। फिर माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, घीसू से कहता है अपने बेटे माधव को। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता है। बड़े ही सुंदर तरीके से प्रेमचंद ने जो पात्रों के संवाद है उनको उद्घाटित किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हर हर पात्र के हर संवाद पर बड़ी ही सुंदर दृष्टि से हम लोगों के सामने उसको उजागर किया, पाठकों के सामने उजागर किया है। अब हम चलते हैं इस कहानी के वातावरण पर। इस कहानी में वातावरण की प्रधानता है। प्रेमचंद जी वातावरण के सृजन में बिल्कुल बहुत ही सिद्धहस्त है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से की है कि ऐसा लगता है कि यह जीवन की सच्ची घटनाएं हो। स्थान एवं परिस्थिति का यथार्थ बोध इसमें सफलता पूर्वक किया गया है और कहानी के आरंभ में ही बिंबात्मक वातावरण प्रस्तुत किया गया है। कैसे, उसका एक उदाहरण है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटे दोनों एक बुझे अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से प्रछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे, इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी बुधिया। जाड़े की रात थी, सन्नाटे में डूबी थी, सारा गांव अंधकार में लय हो रहा था। तो ये प्रेमचंद ने बिंबात्मक वातावरण प्रस्तुत किया है कहानी की शुरुआत में ही। अब हम देखते हैं कहानी की भाषा शैली। जो इसकी भाषा शैली है वह सशक्त एवं सजीव है। इसमें प्रौढ़ता, परिपक्वता एवं सब प्रमाणता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। सप्रांता, सॉरी सर दोस्तों, यह आदंत पात्रानुकूल है। वातावरण के चित्रण में भाषा पूर्णतः वर्णनात्मक हो गई है। इस कहानी में भाषा की बिंबात्मकता आपको पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक देखने को मिलेगी। एक उदाहरण है, सवेरे माधव ने कोठी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। इस कहानी में नाटकीयता प्रायः दिखाई देती है और व्यंग शदित तो इस कथाकार में जन्मजात ही रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेमचंद ने इस कहानी में व्यंग को भी प्रस्तुत किया है। उसका मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बाभनों को तो हजारों रुपए क्यों दे देती हैं, कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाय फूके, और हमारे पास फूकने को क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कफन कहानी के उद्देश्य को जानते हैं। यह एक यथार्थवादी कहानी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी
और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते। वहीं घीसू और माघव को लेखक ने कामचोर हो जाने को भी उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जगाने का इस कहानी के द्वारा बहुत प्रयास किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना लेखक का उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदन शून्य और जड़ बना सकती है, घीसू और माघव इसके ज्वलंत उदाहरण है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से गरीबी ने और इन लोगों को किस तरह से बिल्कुल निर्मोही बना दिया है। उन्हें जब अपनी बहू की अपनी पत्नी की प्रसव वेदना की चीखें नहीं सुनाई देती है तो वो कितने निर्मोही बन चुके हैं, इसको हम सहज ही महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर अवश्य बाध्य कर देगी। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी की समीक्षा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।